नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आपका स्वागत है आज की पॉलिटिक्स में। नुपुर शर्मा का एक बयान आजकल हर मजहबी साजिश और हर हिंसा का बहाना बनता जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में भी एक युवक पर जानलेवा हमला करने का यही बहाना बना। उस युवक की गलती बस इतनी थी कि वो एक पान की दुकान पर मोबाइल में नुपुर शर्मा से जुड़ा एक वीडियो देख रहा था। दूसरी घटना राजस्थान की है, जहां पर बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कन्हैया लाल के परिवार को आर्थिक मदद की पेशकश करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। तीसरी घटना भी राजस्थान से ही है, जहां पर बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए एक शख्स को पकड़ा है जो नुपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से भारत में घुसा था। दूसरी तरफ नुपुर शर्मा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। आज की पॉलिटिक्स में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि क्या नुपुर शर्मा बहाना है, हिंदुत्व पर निशाना है। इस चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदुओं को ललकारना, हिंदुओं की हत्या करना, हिंदुओं पर हमला करना, ये सब कट्टरपंथियों के लिए खेल हो चुका है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की सरे बाजार हत्या कर दी जाती है। उससे पहले अमरावती में उमेश की सरेराह हत्या होती है और इस पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जाती हैं। इसी वजह से कट्टरपंथियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। नुपुर का समर्थन करने वालों का सर तन से जुदा करने का नारा आम हो चला है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि इन कट्टरपंथियों को सबक मिल सके। नुपुर के बयान को लेकर नफरती खंजर अब बिहार भी पहुंच गया है। बिहार के सीतामढ़ी में भी उदयपुर की तर्ज पर 4 कट्टरपंथियों ने युवक पर चाकुओं से 6 बार हमला किया। ये घटना 16 जुलाई की है। घायल अंकित को गंभीर हालत में दरभंगा में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का कहना है कि उसने नुपुर का स्टेटस लगाया था। नुपुर शर्मा का तो वही बोल रहे थे कैसी है, मतलब ये बोल दी, बयान दिया ऐसे। वो आके झगड़ा किया हमसे, बोला कि तुम नुपुर शर्मा के सपोर्ट। पीछे से एक जन था, पीछे से चाकू मारा। पीड़ित अंकित के पिता का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर से नुपुर का नाम हटा दिया है और साथ में गया था दोनों। जाने के बाद जो है वहाँ अपना नुपुर शर्मा का जो है वीडियो देख रहा था। वहीं पर जो है 2-4 जो है लड़के आए और कहा कि भाई क्या देख रहा है। तो कहा कि मैं ये देख रहा हूँ, नुपुर शर्मा का वो देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ मैं। तो वो सब जो है गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद हाथापाई हो गया और वो 3-4-5 आदमी था वो, और बाकी जो है उसने जो है पीछे से चाकू मारा। लेकिन सीतामढ़ी पुलिस इस पूरे मामले को आपसी विवाद बता रही है। 2 दोस्तों के बीच में ही हल्की फुल्की मतलब बातचीत हुई पान की दुकान पे। पान और वहाँ भांग भी बेचा जाता था, तो वहीं पे हल्का फुल्के विवाद हुआ। उसी में विवाद आगे बढ़ के आपसी में दोस्तों के बीच में ही चाकूबाजी हो गई, जिसमें हमारे लोग के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्पर एक्शन लिया गया और उसमें 2 की गिरफ्तारी तुरंत कर दी। उधर राजस्थान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल को जान से मारने की धमकी मिली है। कादिल अली नाम के शख्स ने ये धमकी भरा पत्र भेजा है। हालांकि धमकी के जवाब में किरोड़ी लाल ने कट्टरपंथियों की बोलती बंद की है। मैं ऐसी धमकियों से झुकने वाला नहीं हूँ, डरने वाला मैं नहीं हूँ। मेरा जो अभियान मेरा हाथ में रखा है, उसको कोई ऐसी जिहादी ताकत नहीं रोक सकती। मैं रोकने वाला नहीं हूँ। वहीं नुपुर शर्मा की हत्या करने का खुलासा हुआ है। राजस्थान के गंगानगर में भारत पाक बॉर्डर से बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। रिजवान अशरफ नाम के पाकिस्तानी शख्स को 16 जुलाई की रात भारत में घुसने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो पाकिस्तान के मौलवियों के कहने पर नुपुर की हत्या करने हिंदुस्तान में आया था। इस पाकिस्तानी नागरिक से आईबी समेत कई जांच एजेंसियां पूछताछ भी कर रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट से नुपुर
शर्मा को गिरफ्तारी से राहत मिली है, नुपुर ने अपने खिलाफ 9 राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका लगाते हुए अपनी जान का खतरा बताया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नुपुर की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। नुपुर के दिए बयान को करीब 2 महीने हो चले हैं। नुपुर को पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया था। नुपुर ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन धर्म के नाम पर धमकी और नफरती खंजर लेकर कट्टरपंथी देश भर में आतंक फैला रहे हैं। इसे देखकर लगता है कि नुपुर का बयान तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल इसके पीछे कट्टरपंथियों का मजहबी शक्ति प्रदर्शन और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश करना है, जिसका खुलासा पटना में गिरफ्तार पीएफआई आतंकी मॉड्यूल से हुआ था, क्योंकि पुलिस ने पीएफआई के गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से नुपुर के घर का पता भी मिला था। साथ में 2047 मिशन इस्लामिक दस्तावेज बरामद किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब सवाल यही उठता है कि क्या जो तमाम घटनाएं हो रही हैं और जिस बहाने को लेकर के तमाम घटनाएं हो रही है कि नुपुर शर्मा ने यह बयान दिया इसलिए ये घटनाएं हो रही है, तो क्या वाकई ये तमाम घटनाओं के लिए नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या इसके पीछे कोई मजहबी साजिश है? अगर मजहबी साजिश नहीं है तो क्या यह सियासत है? तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राहुल आनंद है, बीजेपी नेता, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस नेता है, प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक, दुर्गेश मिश्रा सदस्य हैं हिंदू संगठन के, जावेद अहमद ये प्रवक्ता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। तमाम मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आपको आवाज आ रही है? सभी मेहमानों को आवाज मिल रही है? जी। सबसे पहला सवाल प्रेम कुमार जी से। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है ये जो तमाम घटनाएं हो रही है ये कोई मजहबी साजिश है या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि ये साजिश ना होकर के सियासत ज्यादा है? सुरजीत जी, देखिए ये पूरा मसला ऐसा नहीं है कि हिंदू बनाम मुसलमान है, लेकिन देखता है ऐसा है। क्या है कि जैसे नुपुर शर्मा ने जो गुनाह किया ये बात तो नुपुर शर्मा भी मानती है, उनकी पार्टी की भी मानती है कि उन्होंने गुनाह किया। तो उन्होंने गुनाह किसके लिए किया? बीजेपी ने उन पर एक्शन लिया, तो बीजेपी के खिलाफ तो उनका गुनाह नहीं था। उनका गुनाह भारत के संविधान के हिसाब से कानून को तोड़ने वाला था, संविधान का उल्लंघन था। क्योंकि भारतीय संविधान में सत्ताधारी दल की आस्था है, दूसरे दलों की भी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी में एक्शन लिया नुपुर शर्मा पर। लेकिन जो संविधान के कानून का उल्लंघन हो रहा है उसके लिए कोई जो सजा होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। इसमें सेलेक्टिवनेस साफ साफ नजर आ रहा है। अगर कपिल मिश्रा कुछ बोल दे जेल नहीं जा सकते, प्रवेश वर्मा नहीं जा सकते, अनुराग ठाकुर नहीं जा सकते, नुपुर शर्मा नहीं जा सकते, कोई भी अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो नहीं जा सकते। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, समझिए, क्योंकि हिंदू भी बहुत बड़ी संख्या में जेल में गए हैं अगर उसने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है। देखिए जिग्नेश मेवानी को कैसे गलत मुकदमे में फंसाया गया, जेल से ना निकले इसलिए एक के बाद झूठे एफआईआर किए गए। अखिल गोगोई पत्रकार को आपने देखा, बहुत सारे पत्रकार यूपी में भी रहे जिनको जेल भेजा गया। जो बड़ी संख्या है, मैं हिंदू और मुसलमान कह ही नहीं रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई मजहबी साजिश से ज्यादा सियासत है? बिल्कुल सियासत है। मजहब हिंदू और मुसलमान होने से क्या है कि हिंदू का ठेकेदार बन जाती है कोई पार्टी, उनका वोट बैंक बड़े होने के आसार नजर आने लगते हैं, इसलिए वो इसको मजहबी रंग दे रही है। उसी तरह से मुसलमान का वोट जिनको प्रिय है उनको भी फायदा होता है और वो भी उसको अपने वोट बैंक बनाने के लिए उनको दोनों को सूट करता है कि हिंदू मुसलमान के बीच पर वो लोग बैटिंग बॉलिंग करें। ठीक है। राहुल आनंद जी हैं, युवा नेता है बीजेपी के। राहुल आनंद जी, आप पे आरोप लग रहे हैं कि ये एक सियासत है और जिस तरीके से आपकी पार्टी इसे पोर्ट्रेट कर रही है या दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये मजहबी साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, चर्चा की शुरुआत से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि श्री कृष्ण की आस्था को मिटा नहीं पाया बाबर, औरंगजेब पे भारी पड़ी श्री कृष्ण के लीला, काशी पे भारी पड़ी नंदी की प्रतीक्षा। वो लोग मजहबी बात करते हैं और खास करके वो लोग जिन्होंने नुपुर शर्मा को उकसाने का काम किया था वो आज भी टीवी पर बैठकर खुले मंच से आज आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। प्रश्न यहाँ उठता है। दूसरी बात ये उठती है कि ऐसा
किसी भी धर्म में, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ, इसको व्यक्तिगत रूप से ना जोड़ा जाए, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है किसी भी आस्था को लेकर, जो 5000 साल पुराना धर्म है, वो कहता है विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन जो 1300 साल पुराना धर्म है वो क्या शिक्षा देता है? वो कहाँ लाकर आज मुसलमानों को खत्म कर दिया है? वो कटघरे में आज का मुसलमान अपने आप को दंगा फैलाने वाला साबित कर दिया है, या फिर संविधान पे उनको भरोसा नहीं रह गया। भारत के संविधान में जो कानून वर्णित की गई है उस कानून पे उनको भरोसा नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज अपने आप से ये प्रश्न करें मुसलमान की उनकी स्थिति क्या हो गई, या जो मंच पे खड़े होकर भड़काऊ बयान देते हैं और ये कहते हैं कि जब मोदी पहाड़ों पे चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। इस प्रकार की अगर वाक्य आए तो निश्चय ही ये भड़काऊ बयान से इस प्रकार के लोग पनपते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नुपुर शर्मा ने जो पिटीशन डाला था उसमें उन्होंने यही कहा था कि एक ही चीज के लिए 10 जगहों पे जो FIR है उसको मर्ज कर एक जगह पे चलाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, जो संविधान के तहत करने की बात की गई थी। लेकिन सुप्रीम जजों ने क्या किया, 5.5 करोड़ केस जो पेंडिंग है उसकी सुनवाई ना करके उन्होंने उकसाने का काम किया। उन्होंने जो टिप्पणी की उसकी वजह से इस प्रकार की बातें होती है। जो सीतामढ़ी की घटना है, जो राजस्थान की घटना है, ये बड़ा ही दुख देने वाली घटना है और मन को विचलित करने वाली घटना है। अगर समय रहते अगर इन सबको ठीक नहीं किया गया, या फिर जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो अपने समाज के लोगों को अगर नहीं समझा पाएंगे तो निश्चय ही आने वाले समय में जो युवा गुमराह हो रहे हैं उनको रोकना होगा। मैं भी एक युवा वर्ग से आता हूं, लेकिन मैं इस बात को बड़ा क्लियर और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार की मंशा नहीं होती है। जो 2014 के पहले और 2014 के बाद जितनी पारदर्शिता आई है, अगर राजस्थान की बात को उठाकर देखें या राजस्थान में दंगों की सिलसिले को देखें, या फिर पूरे देश में जिस प्रकार से स्लीपिंग सेल एक्टिव हो रहा है उसको रोकने की बात करें, ये जब हिंदू मंदिरों में जाता है तो उसके गले में माला और हाथों में प्रसाद होता है, लेकिन वही मुस्लिम जब मस्जिदों में जाता है तो उनके हाथ में पत्थर थमा दिए जाते हैं, उनके हाथ में पेट्रोल बम थमा दिए जाते हैं, उनके हाथ में लाठियां दी जाती है। तो ये डर का तो एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसको रोक लगाने अति आवश्यक है। जी ओंकारनाथ सिंह जी, आपको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि निशाने पे आप भी हैं, कि अगर बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि वो हिंदुत्व की अगुवाई कर रही है या हिंदुत्व के नाम पे वो सियासत कर रही है, तो आप पे भी सवाल उठ रहा है जो प्रेम कुमार जी ने सवाल उठाया था कि अगर कोई हिंदुत्व को आगे कर रहा है तो कोई तुष्टिकरण की राजनीति भी कर रहा है, और इन दोनों को मिला करके जो है वो बड़ी साजिश हो रही है। आप तो विद्वान पत्रकार हैं, और कुछ कहने के पहले हमारे भाजपा के नौजवान मित्र ने बहुत बातें कही, यहाँ तक कि नूपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज का जो टिप्पणी थी वो भी इनको बुरी लगी। तो सवाल ये है, कट्टरपंथी किधर से हो रही हैं, कोई कम नहीं है, दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक। आज इन्हीं के सांसद हंसराज हंस, दिल्ली पश्चिम उत्तर के MP हैं भाजपा के, उन्होंने लोकसभा में 10 मिनट का भाषण किया था, और उन्होंने जो साहब एक शेर पढ़ा वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वो इन सब लोगों के लिए एक संदेश था कि इस तरह की चीजों से रुको। उन्होंने बोला कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से न पहचान, हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से न पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। तो पता नहीं ओंकारनाथ सिंह कहाँ आबिद फारूकी हो जाएं और कहाँ आबिद फारूकी जो है वो ओंकारनाथ सिंह हो जाएं। तो मेरे भाई, इस सब चीजों से हमको अलग होना चाहिए, और ये देश सबका है, भारतीय संविधान ने सबके लिए पूरा हक दे रखा है। सब प्रेम से रहो, विकास की बात करो, पढ़ाई की बात करो, इस नफरत को फैलाने से क्या है। अगर मान लीजिए नुपुर शर्मा ने कोई बात की और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया, एक आदमी को बर्खास्त कर दिया, तो दूसरे वर्ग को
इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए था कि अगर किसी आदमी ने उधर से कुछ बोल दिया तो हत्या हो गई। अब उसके बाद धमकियां दी जा रही हैं और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि इधर से भी हंगामा किया जा रहा है, बार बार ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे ये लगे कि भाई दूसरा भी बोले। तो आप पानी डालने के बजाय उसमें घी डालेंगे तो आग तो बढ़ेगी। इसको इन लोग को सोचना चाहिए कि कैसे काम बनेगा। अब वो बिहार वाले में आप देखिए, पुलिस का ही बयान है, उन्हीं की सरकार वहां पे है, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उसने कहा कि इसको सेक लो नुपुर शर्मा के उसमें। तो सवाल इस बात का है, ये जो सियासी चाल चल रहे हैं लोग और चारों तरफ से बढ़ रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए। मैं अपने भाजपा के नौजवान मित्र को ये बता दूं कि जब मोदी जी का केस चल रहा था, चीफ मिनिस्टर जो गुजरात में दंगा हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तीखी टिप्पणी थी, लेकिन बाद में उनको क्लियरेंस मिला। तो अब हर चीज पर आपके हिसाब से हो काम, सुप्रीम कोर्ट की अदालतें आपके हिसाब से चलें, आपके हिसाब से वो बात में टिप्पणी करें, ये संभव नहीं है मित्र। और ऐसी बात सत्ता पक्ष के आदमी को नहीं करनी। जी ठीक है। जावेद जी, आवाज पहुंच रही है? आ रही है आवाज, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही। जावेद जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो तमाम घटनाएं हो रही है उसका केंद्र एक समुदाय है, और इन तमाम घटनाओं के लिए जो जिसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे समुदाय के नेतृत्व पे डाला जाता है? तो क्या आपको लगता है देश में जैसा माहौल बन रहा है और हर गलत चीजों के लिए, हिंसा के लिए या धमकी के लिए नुपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि नुपुर शर्मा के आड़ में एक तरीके से मजहबी साजिश की जा रही है? देखिए सुरजीत जी, जो कुछ भी हुआ, हमारे बोर्ड ने नुपुर शर्मा को देश की नागरिक और अपनी बहन मानते हुए उनको माफ करने का काम किया। जिन लोगों ने उदयपुर या अमरावती जैसी घटनाएं की, उनके खिलाफ हम लोगों ने निंदा भी की। कन्हैया लाल जी की 100 यात्रा में भी हमारा राजस्थान के बोर्ड का एक डेलीगेशन गया, वो लोग शामिल हुए उसको। लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? अभी इस देश, ये कोई पहली बार धार्मिक आधार पर हत्या नहीं है। जब इस तरीके के चीजें जब उत्पन्न होती है, इस तरीके की बयानबाजी होती है, उस बयानबाजी के बाद जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, वो इधर के हों या उधर के हों, जब वो बिल्कुल तुल जाते हैं अपने जहर भरी बयानबाजी के साथ, एक विभाजन की बुनियाद पर जिस तरीके का वातावरण निर्मित करने का काम करते हैं, तो उसका देश विरोधी ताकतें भी पूरा लाभ लेने का काम करती हैं। और जो राजनीति है, वो राजनीतिक दल भी अपने अपने धर्म के आधार पर सोचते हैं। लोग जो बयानबाजी करते हैं, जो एक दूसरे का बचाव करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं और उकसाने का प्रयास करते हैं, जिस तरीके से प्रोवोक करने का काम करते हैं, तो उससे धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की एक जो प्रक्रिया चलती है, उसका लाभ तो राजनीति में होता है। तो निश्चित रूप से जैसे घटनाएं होती हैं छोटी छोटी, इन घटनाओं को जिस तरीके से हम ट्रायल कर लेते हैं पूरे देश में, उसमें सकारात्मक पक्ष को जिस तरीके से छिपाने का प्रयास किया जाता है, जो नकारात्मकता है उस नकारात्मक विषय को, उनकी वस्तुओं को जिस तरीके से हम अपना चर्चा का विषय, बहस का विषय बनाकर वातावरण को बिल्कुल नकारात्मक करते हैं, तो निश्चित रूप से धार्मिक आधार पर विभाजन होता है। चाहे वो पाकिस्तान हो या दूसरे दुश्मन देश हो, वो जो हर समय हमारे देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे हैं, उस षड्यंत्र के सहभागी वोटों के ध्रुवीकरण करने वाले बन जाते हैं। और ये स्थितियां पैदा होती। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि कोई घटना हुई इस देश के अंदर, क्या पहलू की हत्या नहीं हुई धार्मिक आधार पर, क्या कवरेज की हत्या नहीं हुई, क्या शंभू रायगढ़ में महाराष्ट्र में किस तरीके की, इस तरीके की घटनाएं जो है ये लगातार होती रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन घटनाओं को छूट दे दी जाए। जब हम छूट देंगे तो निश्चित रूप से जो समाज के दोनों तरफ का जो एक तबका है, एक वर्ग है छोटा मोटा, आज भी इस देश का बहुमत, इस देश की माटी में वो सौंधापन है, वो मजबूती है कि कोई कर अबला जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, अरे जिहाद अगर होता, आप जिस तरीके से बाबर और सुन लीजिए 10 सेकंड में, बाबर और औरंगजेब से जोड़ा जाता है। अरे बाबर और औरंगजेब ने जो किया वो हमारे रिश्तेदार थोड़ी थे, हमारे डीएनए के थोड़ी थे।
अगर आप लगातार जो लोग बदमार्गी हैं, जो लोग सद्भाव चाहते हैं, जो लोग समन्वय चाहते हैं, जो संवाद चाहते हैं, उनको जब चरमपंथी दोनों तरफ के लोग जब हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की ये प्रक्रिया ये खाई लंबी होती जाएगी। हमें आवश्यकता इस बात की है, हमारा बोर्ड भी उसी दिशा में चल रहा है कि हम इस खाई को चौड़ा ना होने दें। ठीक है दुर्गेश जी, आप भी जो इन्होंने बात कही, जावेद जी ने बात कही, आप इसे इत्तेफाक रखते हैं क्या? बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं इससे। देखिए, ये जिस तरीके की धमकियां और हत्याएं की जा रही हैं, ये सब मुझे संकोच नहीं कोई कहने में कि ये सब इस्लामिक कल्चर है, कि इनकी शिक्षा का आधार है और ये तालीम का हिस्सा है इनकी। आप इनके इतिहास में देख लीजिए, अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन को मार के गद्दी पाई। हर अगला मुस्लिम राजा पिछले मुस्लिम राजा को मार करके या बंदी बना के सत्ता पाता था। अपने यहाँ ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे भारतीय संस्कृति में। एक आध जो है उदाहरण, भारतीय मुसलमानों का कोई एक उदाहरण पेश करिए। मुझे मेरी बात बोल लेने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो बोल रहा था क्या? देखिए, ये सबसे गलत तरीका है कि आप दूसरे में इंटरप्रेट करेंगे। ये गलत है। अरे आप मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। हमारा क्या लेना देना है? आप अपनी संस्कृति तो आप बात सुनिए ना। ठीक है, आप बोलते रहे, फिर आप यही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। यही बोल रहे क्योंकि नहीं बोलना है। ये बाबर नहीं, बिल्कुल मानसिकता मेरी सही है। आपके यहाँ सूरह आले इमरान में क्या लिखा हुआ है? सूरह आले इमरान में क्या लिखा हुआ है कि किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? सूरह अल बकरा की आयत नंबर 56 में क्या लिखा हुआ है कि सारे काफिर जो गैर मुस्लिम है वो और उनके घर आग का हिस्सा बनेंगे? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? आप बैठ के यहाँ बता रहे साम्प्रदायिक सद्भावना। आप बताइए, यहाँ आप कह रहे हैं ना, हर हिंदू कह रहा है कि मेरे बगल वाला मुसलमान अच्छा है। हर हिंदू बताता है कि मेरे बगल वाला मुसलमान अच्छा है। अफगानिस्तान में हिंदू जब मारे गए तो सारे हिंदुओं के घर के बगल वाले जो मुसलमान थे अच्छे वाले, वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में जब मारे गए हिंदू तो वहाँ के बगल वाले मुसलमान जो अच्छे थे वो कहाँ चले गए? कश्मीर में जब हिंदू मारे जा रहे थे तो उनके बगल वाले जो मुसलमान अच्छे थे वो कहाँ चले गए थे? आप लोग अल तकैया बनाते हैं। अल तकैया इनका एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई मुसलमान बहुसंख्यकों के बीच में फंस जाए, जो धोखा दीजिए, उनसे सद्भावना बढ़ाइए और मौका मिलता है उनकी हत्या कर दीजिए, तौबा करिए। ये आपके कल्चर का हिस्सा है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं हत्याओं को। आप बता रहे हैं कि हत्या की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बताइए, हत्या में सकारात्मक क्या हो सकता है? आपने कहा कि हत्याओं को नकारात्मक तरीके से पेश किया जा रहा है। आप बताइए, किसी हत्या में क्या सकारात्मकता आप बता सकते हैं? आप कौन सी हत्या में कौन सी सकारात्मकता बता सकते हैं? गांधी का अपमान लोकसभा में कर रही थी, तब किसी की आत्मा आहत नहीं हुई। किसी के अपमान में और हत्या में अंतर होता है। डेमोक्रेसी में किसी को बोलने का अधिकार है, रोज हमला करते हैं। डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार है। आप किसी की जबान चाकू से नहीं बंद कर सकते, और बंद करेंगे तो कब तक बंद करेंगे? आप मेरी भी जबान नहीं बंद कर सकते। आप फर्जी बातें बोल रहे हैं। चलिए इस तरीके से डिबेट में आगे नहीं बढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं। हिंदू समाज ने जवाब देना चालू किया ना तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। किस बिल में घुसे? दुर्गेश जी, हो गया, ठीक है। इस तरीके से नहीं, एक दूसरे के धर्म पे छीछा लेकर करना, इस तरह से छीछा करना ठीक नहीं है। देखिए, कोई धर्म कोई भी हो, वो नफरत की पाठशाला नहीं है। एक दूसरे पे छिटाकसी करके क्या साबित कर पाएंगे? हमारे किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं की हत्या कर देनी चाहिए? इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, चैलेंज दे रहा हूँ। नहीं, ये गलत दिशा में जा रहा है। ये डिबेट गलत दिशा में जा रहा है। अगर मैंने आपको दिखा दिया तो आप क्या करेंगे बताइए? चैलेंज दे रहा हूँ, आपकी हैसियत नहीं दिखा दे। मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। दिखाना चाहते हैं। चलिए बहस इस पे नहीं करनी है। मैं प्रेम जी के पास जा रहा हूँ, मैं प्रेम जी को लाइन पे ले रहा हूँ। नहीं, मोहम्मद का जावेद जी, कितना हिंदू बचा हुआ है? स्वतंत्रता के लिए कितना तो और कितना बचा हुआ है? भारत में कितना मुसलमान और आज कितना बचा? हमला शुरू कर दिया। ठीक है, ओके। प्रेम जी, ये जो तमाम बातें आपने भी सुनी, अक्सर ऐसा होता है कि जब डिबेट शुरू होती है तो एक दूसरे के धर्म पे छींटाकशी शुरू हो जाती है। मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन जो बीच में आता है वो धर्म है। तो क्या मतलब ये वाकई जहन में इतनी नफरत घुस गई है, या फिर जब डिबेट में जब सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से नफरती बयान आने लगते हैं तो क्या मतलब इसको अलग, राजनीति से अलग कैसे किया जाए?
सुरजीत जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, तो जानते हैं कि हम लोग जब करते थे तो जहाँ कहीं भी सांप्रदायिक दंगे वाली बात होती थी तो हम काम करते थे कि एक समुदाय विशेष के लोगों में ऐसा हुआ, कभी किसी हिंदू या मुसलमान का नाम नहीं है। और इवन पाकिस्तान या चीन से भी कुछ होता था, लोग लिखते थे कि पड़ोस के देश की मंशा ऐसी है, और हम पाकिस्तान का भी नाम नहीं लेते थे। कारण ये है, पूरे राजनीतिक जगत से कोई नाम नहीं देता था। कारण ये था कि उस समय ये सोच थी कि अगर हम कह देंगे कि पाकिस्तान का हाथ है, तब इसका मतलब है कि हम सक्षम नहीं है, पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, और सारी चीजों में पाकिस्तान का हाथ है, और हम जो नलायक हैं, भावना से हम पड़ोसी देश का नाम नहीं लेते थे कि अगर हाथ होगा तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन आज स्थिति उलट गई, हर बात में पाकिस्तान का हाथ है। आवाज में दिक्कत है प्रेम जी, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं ईयरफोन हटा रहा हूँ, शायद आवाज सही आ रही हो। हाँ आ रही है जी। सुरजीत जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी बताइए। ठीक है, सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। कोई दिक्कत है? आवाज मेरी मिल पा रही है? हाँ मिल रही है। मैं थोड़ी देर में रिस्पॉन्ड करूंगा। मिल रही है आवाज, मिल रही है। आवाज मिल रही है, आप बोलिए। प्रेम जी, आपकी आवाज मिल रही है। चलिए प्रेम जी, थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत आ गई है, प्रेम जी से फिर जुड़ेंगे। राहुल आनंद जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं मैं। जी राहुल आनंद जी, जो सवाल मैंने प्रेम जी से किया वो यही है कि अक्सर ऐसा क्यों होता है। अब जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो तमाम मामले वहां से ही निकल रहे हैं। क्या वहां पे कांग्रेस ने मतलब शह दे रखा है ऐसे एलिमेंट्स को, या फिर बीजेपी इस तरह के एलिमेंट्स को जानबूझकर प्रवोक कर रही है ऐसी जगहों पे? अब देखिए, अब आपने जो प्रश्न किया है इसका अगर तार्किक उत्तर दिया जाए तो मैं हम शब्दों में ज्यादा बातें करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जब हम देश 1947 में आजाद हुआ था तो हमारे देश की आजादी किस आधार पर मिली थी, ये एक प्रश्न है। दूसरा ये है जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की गई एक विशेष समुदाय को लेकर, वो तुष्टीकरण की राजनीति का जिस प्रकार से हावी हो गई है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है। जब भी कांग्रेस ने अपने कारवां को बढ़ाया तो कांग्रेस ने कारवां को बढ़ाते हुए उन सारे लोगों, अल्पसंख्यक की संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ था और जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी तो उस समय पढ़ा जाता था कि हम भारतीय और भारत के संविधान, और जिसमें अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा ही नहीं दी गई, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक के कहकर काफी बढ़ावा दिया गया इन समुदायों को। आज वो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है तो इसका एक स्पष्ट उत्तर ये हो सकता है कि उनके पास कोई दूरदृष्टि वाला व्यक्ति नहीं बैठा है कि उनको किस प्रकार से रोका जा सके। देखिए, एक वीडियो की वजह से और एक बयान की वजह से आप इतने वायलेशन करने को आतुर हो जा रहे हैं, जबकि जाकिर नाइक ने खुले मंच से कितनी बार इस बातों को कहा था। मैं उस चीज को रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब मैं आपकी आस्था को चोट पहुंचाता हूँ तो मेरे आस्था को आप भी चोट ना पहुंचाइए। आपने शिवलिंग को लेकर कैसी कैसी बातें कही, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हर मीडिया चैनल में बैठता हूँ और अपनी बातों को रखता हूँ, लेकिन जिसने नुपुर शर्मा को उकसाया उसके लिए कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती है, कोई मुस्लिम धर्म उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि विपक्ष का भी रवैया बड़ा ही साधारण सा आता है कि वो भी इसके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी, ठीक है, अगर सांप्रदायिकता, बस 2 मिनट, अगर सांप्रदायिकता जो शब्द है और जो धर्मनिरपेक्ष है, भारत को जो धर्मनिरपेक्ष शब्द मिला सांप्रदायिक शब्द भी जोड़ा गया बीजेपी को लेकर। लेकिन जब गुजरात का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट आया उसमें नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिला। यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, जब संविधान की जो रचना की गई है और उसमें जो मूल कर्तव्य के बारे में जहाँ जिक्र किया गया है, वहां पे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में जिक्र किया गया है। क्या वो लोग सांप्रदायिक थे जिन्होंने सर्वसम्मति से संविधान को पास किया? क्या संसद भवन के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां देखेंगे कि कुरान से, संस्कृत से और हर धर्म से
शब्दों को उठाकर रखा गया है संसद भवन के अंदर, क्या वो सांप्रदायिकता को दर्शाता है? क्या वो लोग धर्मनिरपेक्ष थे? तो प्रश्न ये उठता है, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। और युवा वर्ग, खास करके जब हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो क्या वो उस लड़के की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी जी? ठीक है, देख रहा जी, ठीक है, ठीक है। ओंकार नाथ जी, आप पे आरोप यही लग रहे हैं कि जो सारे फसाद की जड़ है वो है तुष्टीकरण की राजनीति। अगर इस राजनीति से कांग्रेस किनारा कर ले तो शायद इस तरह के फसाद ही ना हो। मित्र, एक बात बताइए, आपके घर में अब तो खैर ज्वाइंट फैमिली कल्चर रही नहीं यार, बच्चों को ले लीजिए, अगर 2 बच्चे आपके हैं, एक बच्चा कमजोर है या पढ़ने में अच्छा नहीं है या उसको इनसिक्योरिटी है, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आप करते क्या? आप करते हो जो अच्छा लड़का है उसको तो इंडिपेंडेंट कर देते हो कि ये तो कर ही लेगा, बढ़िया है, उसको सोचते हो कुछ न कुछ इसको ऐसा कर दे कि ये भी ठीक ठाक हो जाए, अपनी दाल रोटी चला ले। करते हो कि नहीं करते? ईमानदारी से बताना। अगर आप अभी तो नौजवान है, अभी तो आप नहीं वो समझ आपकी आई है, लेकिन आपके पिताजी ने जो किया होगा, 2 भाई रहे होंगे तो आप खुद समझ लेंगे इसको, हाँ इसमें कोई दम है। वही हाल है जब देश आजाद हुआ तो मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी और उनको ये विश्वास दिला रहा था कि भाई आप भी इस देश के नागरिक हो, आपका भी समान अधिकार है और आप यहाँ अपनी मर्जी से रह रहे हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हम किसी चीज से ऊब ना होने दें। और वो समय इसलिए आवश्यक था क्योंकि इसी डिवीजन को लेके गांधी जी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे ने इसी डिवीजन को लेके गांधी जी की हत्या की थी। अगर ये रहेंगे तो और भी डिवीजन कर देंगे देश का, ये उन्होंने पी लिया था जो वो कर रहे थे। ये सवाल इस बात का उस जमाने के नेताओं ने जिन्होंने देश को आजाद कराया था, क्या समस्याएं थी, क्या क्या बातें थी। आज हम कह सकते हैं कि मकान इतना है, बाथरूम बड़ा खराब बना दिया पिताजी ने, पिताजी ने उसमें बाथरूम कैसे कराया, इसकी किसी ने घटना नहीं की। ये कहाँ से लाए, कैसे चलाए, कैसे शुरू किया, इसको कोई नहीं सोचता है। लेकिन ओंकार जी अगर कमजोर बच्चे को आगे लेके आना है तो अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उससे ज्यादा कमजोर तो पारसी है, जैन है, सिख है, उससे ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसको कभी तो बढ़ावा नहीं दिया। बढ़ावा दिया केवल एक खास समुदाय को। ओंकार जी, ठीक है, चलिए, लगता है तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी है जिसके चलते उनसे अभी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है, जो तमाम जो डिस्कशन हुए, जो तमाम अभी तक जो डिबेट हुआ, उसमें यही बात निकल करके आई कि मजहब अगर मजहबी साजिश के कारण अगर सभी चीजें हो रही है तो ये एक आधा सत्य है। मजहबी साजिश है, मजहब की आड़ में साजिश की जा रही है, लेकिन उतना ही जिम्मेदार ये सियासत भी है, ये सियासतदान भी हैं जो इस मजहब को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस तरीके की कवायद आगे भी जारी रही तो पता नहीं, अगर जो नुपुर शर्मा का मामला है, चाहे वो उदयपुर का मामला है, चाहे अमरावती का मामला है, या फिर जो अभी पकड़े गए हैं पाकिस्तान के आतंकवादी पकड़े गए हैं क्योंकि वो चाहते थे कि जाकर के नुपुर शर्मा का कत्ल कर दें, अगर इस तरह की चीजें चल रही है और सबकी आड़ में ये कहा जा रहा है कि भाई नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है उसी से ये तमाम चीजें, जो तमाम नफरत है वो फैल रही है, तो आखिर ये इस तरीके की कवायद, इस तरह की साजिश, इस तरह की जो राजनीति है वो क्या देश हित के लिए सही है? क्या इस राजनीति के आधार पे, क्या इस सियासत के आधार पे देश में सद्भाव की भावना या सांप्रदायिक सौहार्द की भावना मनाई जा सकती है? शायद नहीं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा कि इस तरीके से आगे बढ़ा नहीं जा सकता, इस तरीके से चीजें आगे जा नहीं सकती। खैर, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और तमाम देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।